और चलिए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों की अगर बात की जाए तो इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार लगातार कोरोना की रोकथाम को लेकर निर्देश भी दे रही है। सीएम आज फिर से कोरोना को लेकर समीक्षा करने वाले हैं। रोजाना जिस तरीके से ये समीक्षा होती है वैसे आज भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। 4 बजे इसको लेकर बैठक होगी। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज आपराधिक मामले वापस लिए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय इसकी जानकारी जुटा रहा है। कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में दर्ज जो मामले थे उन्हें वापस लिया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने झूठे मामले दर्ज करने के आरोप लगाए थे। तो 15 महीने कांग्रेस का कार्यकाल रहा, कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल रहा और इस दौरान जो मामले दर्ज हुए बीजेपी नेताओं पर वो वापस लिए जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर, उनसे बात करते हैं। मनोज, ये मामले वापस लेने को लेकर क्या कवायद की जा रही है और जो मामले दर्ज हुए थे क्या उनकी जांच की जाएगी उसके बाद वापस किए जाएंगे? कैसे ये होगा पूरा काम? पुनीत, लगातार ये शिकायत तमाम बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, तमाम बड़े लीडर की तरफ से ये शिकायत सरकार को की जा रही थी कि उनके खिलाफ जब कमलनाथ सरकार थी उस दौरान गलत और झूठे कई तरीके के मामले दर्ज किए, उन्हें वापस लिया जाए। सरकार ने जो सूत्र बता रहे हैं उस पर गृह विभाग ने एक्शन लिया और गृह विभाग ने तमाम जो दिशा निर्देश है वो पुलिस मुख्यालय को दिए और पुलिस मुख्यालय अपने स्तर पे तमाम उन केसों की जांच कर रहा है, उनकी जानकारी जुटा रहा है जो बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए। हालांकि एक पूरी प्रक्रिया है पुनीत, इन केस को वापस लेने की, इन मामलों को वापस लेने की एक कानूनी प्रक्रिया बनाई गई है। उसके तहत ये जानकारी पुलिस मुख्यालय स्तर पर जुटाई जाएगी और एक प्रस्ताव जो है अभियोजन डायरेक्टरेट को जो है इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा जिनमें तमाम मामले रहेंगे। हालांकि इन मामलों को लेके तमाम जो लोग हैं जिनको आरोपी बनाया गया है इन मामलों में, वो नेता और वो कार्यकर्ता सीधे तौर पे जो समिति जब बनेगी इस प्रक्रिया के तहत उस दौरान अपनी शिकायत वो दर्ज करा सकता है। केस वापस करने के लिए एसपी को कर सकता है, लोक अभियोजन को कर सकता है, पुलिस मुख्यालय को कर सकता है, समिति को कर सकता है। उसके बाद ये तमाम जो मामले हैं वो अभियोजन डायरेक्टरेट में जाएंगे, वहाँ पर समीक्षा की जाएगी, जांच की जाएगी और जो आखिरी निर्णय जो लिया जाएगा वो कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। कोर्ट जब अभियोजन डायरेक्टरेट का जब प्रस्ताव आएगा केस वापस करने को लेके, क्योंकि वो अपने स्तर पर जांच करेगा, उसके बाद कोर्ट इस प्रस्ताव में देखेगा कि ये केस वापस करने योग्य है कि नहीं, वो अंतिम फैसला कोर्ट ही लेगा और कोर्ट इस पर वापस लेने का निर्णय भी ले सकता है और या फिर इन पर दोबारा जांच करने का निर्णय भी ले सकता है। ये अब कोर्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी जो प्रारंभिक जो प्रक्रिया है पुनीत वो पुलिस मुख्यालय स्तर पर शुरू हो गई है। गृह विभाग के निर्देश पुलिस मुख्यालय को मिले थे, इस तरीके के सूत्रों ने जानकारी दी है। तो जो जानकारी, जो डाटा बनाया जा रहा है उसको जुटाया जा रहा है, उसकी जानकारी को जगह जगह जिलों से एकत्रित किया जा रहा है, जिला एसपी से तमाम जानकारियों को बुलाया जा रहा है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया रहेगी। हालांकि केस वापस करने को लेकर एक कानून बना है, उसी कानून के तहत इन केस को वापस लिया जाएगा। लेकिन एक प्रक्रिया है, उसके तहत इन की जानकारी जुटाई जा रही है और तमाम शिकायतें खुद जिन पर केस दर्ज हैं उनको करनी होगी। अभी ये प्रारंभिक चरण है, इसमें जानकारी जुटाने का काम फिलहाल शुरू हो गया है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। और इंदौर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले में मिले 189 नए कोरोना पॉजिटिव केस। मंत्री मोहन यादव की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और अब तक शहर में कोरोना से 346 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 10,370 छू गया है और 3,277 मरीजों का इलाज फिलहाल चल रहा है। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, क्या अपडेट है? लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, इंदौर में सबसे ज्यादा।
बिल्कुल जो रफ्तार शुरू से बनी हुई है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार थी शुरू से ही इंदौर में तेजी से देखी गई और अभी भी यही स्थिति है। कल रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें 179 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ साथ अब तक 346 लोगों की जान कोरोना से इंदौर में जा चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं बात की जाए जिस प्रकार से सियासत का जब वक्त देखने को मिलता है वहाँ तमाम भीड़ देखने को मिलती है, ये इस पर अब तक लगाम नहीं लगाई जा सकी है। कल रात उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी कोरोना संक्रमित हुए, जिनका इलाज इंदौर के अरविंदो अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ साथ में पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती कोरोना संक्रमित हुए। हालांकि उनकी स्थिति अब तक ठीक नहीं थी, इसलिए कल उन्हें एक दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। तो कुल मिला के ये बात मानी जा सकती है कि जो सियासत के जो कार्यक्रम अक्सर देखे जाते हैं, राजनीतिक जो आयोजन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं संक्रमण जरूर उसमें निकल कर सामने आता है, जो भीड़ जो है वो बेहद रहती है। तो अब ऐसी गाइडलाइन तैयार करनी होगी ताकि राजनीतिक आयोजनों में कम से कम संख्या में लोग शिरकत करें और जो संक्रमण है तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उस पर रोकथाम लगाई जा सके। शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त कैंसर के इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। अस्पताल के लिए अपने घर से निकलते वक्त संजय दत्त ने सभी से उनके लिए दुआ करने की अपील की। संजय दत्त को बीते हफ्ते ही फेफड़ों में कैंसर होने का पता चला। संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने स्टेटमेंट जारी कर फैंस की चिंता करने पर शुक्रिया किया और साथ ही लोगों से संजय दत्त की बीमारी को लेकर कयास न लगाने की अपील की। संजय दत्त जब अस्पताल के लिए रवाना हो रहे थे तब उनके साथ उनका पूरा परिवार नजर आया। और शिखा धारीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शिखा, संजय दत्त कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हो गए और अपने जो फैंस हैं उनसे उन्होंने अपील भी की कि दुआ करो मेरे लिए। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ एक तरफ संजय दत्त भर्ती हुए उन्होंने भी अपील किया है, वहीं उनके पूरे परिवार की तरफ से संजय दत्त के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपील की गई है कि उनकी फैंस उनके लिए दुआ करें। कल उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए संजय दत्त की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे हैं और हमने और हमारे पूरे परिवार ने फैसला किया है कि हम इसको पूरी पॉजिटिविटी और ग्रेस के साथ इस जिंदगी के इस पड़ाव को भी का भी सामना करेंगे, ना ही निगेटिविटी हम अपने आसपास आने देंगे। उस स्टेटमेंट में मान्यता दत्त ने ये भी जिक्र किया कि प्रिया दत्त की मां भी कैंसर से पीड़ित थी, एक वक्त में उन्होंने भी कैंसर से जंग लड़ी थी और प्रिया दत्त खुद करीब 2 दशक से कैंसर से जुड़ी एक संस्था चलाते हैं जो कैंसर पीड़ितों का इलाज करती है। तो इस जंग में संजय दत्त के सभी तमाम लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के लोग उनके साथ हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और इस स्टेटमेंट में ही मान्यता दत्त ने ये ऑफिशियली तौर पर बताया कि संजय दत्त का जो शुरुआती इलाज होगा वो मुंबई में होगा, इसीलिए उनको मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया है। और मान्यता दत्त का कहना था कि संजय दत्त मेरे सिर्फ पति ही नहीं, संजय दत्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोस्त को और मैं और मेरा पूरा परिवार दोस्त इस मुश्किल समय में उनका मनोबल बढ़ाए, हम पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस वक्त को निकालें और जो संजय दत्त है उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। उन्होंने उनके तमाम फैंस से भी यही बात की और यही अपील संजय दत्त की तरफ से की कि आप लोग संजू के लिए दुआओं का सिलसिला जारी कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द इस कैंसर से जंग लड़कर उनका स्वास्थ्य बेहतर हो। जी शुक्रिया आपका शिखा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह ने राज्य में नौकरियों की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में सरकारी नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेंगी। सीएम ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, अपने भांजे भांजियों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया कि मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएंगी। प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश के बच्चों का अधिकार है। कहा कि आने वाले दिनों में नौकरियों के आवंटन के संबंध में कानूनी बदलाव किए जाएंगे। बताएं कि 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सीएम ने कहा था कि राज्य में हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी जो स्थानीय निवासियों को उनकी 10वीं और 12वीं के नंबरों के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करेगी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि आप 15 साल बाद आज युवाओं के लिए रोजगार को लेकर नींद से जाग गए। ये पूर्व की तरह सिर्फ घोषणा बनकर ही न रह जाए।
बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार 22 अगस्त को ग्वालियर पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से सिंधिया समर्थक मेगा शो की तैयारी में जुट गए। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार अपने गढ़ यानी ग्वालियर आएंगे। 22 अगस्त के सिंधिया के दौरे को लेकर मेगा शो की तैयारियां चल रही है। 22 अगस्त को महाराज के ग्वालियर पहुंचने पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के 10,000 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के जनता विरोधी कार्यों के कारण कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। उन सदस्यों को सदस्यता दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पधार रहा है। उधर सिंधिया के मेगा शो पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव में जनता बिकाऊ नेताओं को सबक सिखाएगी। कोरोना महामारी है जिसमें सिंधिया जी ना तो एक दिन ग्वालियर चंबल आए, जिसको अपनी प्रजा कहते हैं और जनता कहते हैं, और आज मंत्री कहते हैं कि इसी 22 तारीख को आएंगे और भव्य 10,000 लोगों का आयोजन करेंगे। क्या मध्य प्रदेश में कोरोना को बढ़ाना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं? और ध्यान रखें मिस्टर बिकाऊ लाल मिलावट राम जनता के जीते हुए जनादेश को बेचने का काम किया, जनता के वोटों को बेचने का काम किया। जनता सबक सिखाएगी। ग्वालियर अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के नजर है। ग्वालियर चंबल संभाग पर सिंधिया के रसूख का फायदा चुनावों में मिल सके, इस लिहाज से धमाकेदार एंट्री का प्लान बनाया गया है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। उधर इंदौर में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने वाले कांग्रेस नेताओं को जमानत मिल गई। काले झंडे दिखाने वाले चिंटू चौक से राजू भदौरिया की जेल से रिहाई के वक्त जेल के गेट पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और जेल के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर हंगामा भी किया। और बुरहानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, वन विभाग के अधिकारियों पर हमला कर दिया गया। डिप्टी रेंजर समेत 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। नांदुरा में अतिक्रमण का यह पूरा मामला है। अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग की टीम पर हमला किया। जख्मी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर जबलपुर में क्राइम ब्रांच बरगी पुलिस ने छापा मारकर जुआ खेलते 17 लोगों को गिरफ्तार किया। एक फार्म हाउस में जुआ खेले जाने को लेकर पुलिस को इत्तला मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और यहां से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की। इतना ही नहीं, फार्म हाउस में खड़ी लग्जरी गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया। बरगी के मुहास गांव में बने फार्म हाउस में मुकेश खत्री नाम के व्यक्ति का ये बताया जा रहा है। पकड़े गए लोगों में कई रईसजादे हैं। जुआ खेलने वाले लोग जबलपुर, छतरपुर, सतना, कटनी के रहने वाले हैं। फार्म हाउस में जुए की रेड हुई जिसमें 25,27,400 रुपए की जो एक बड़ा जुआ है इसको पकड़ा गया है। इसमें कुल 17 लोग जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। कुल 6 4 व्हीलर इसमें जो है जब्त हुए हैं, 19 मोबाइल जब्त हुए हैं। और मेरे हिसाब से अभी जबलपुर का अभी अब तक का सबसे बड़े जो जुआ रेड है उनमें से एक है। भोपाल में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने 5 लड़कियों और 9 लड़कों को गिरफ्तार किया। ग्राहकों की डिमांड पर इन लड़कियों को असम, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ से फ्लाइट से बुलाया जाता था। रातीबड़ के बरबल होटल में पुलिस ने छापा मारकर पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। द्वारा सूचना मिली थी तो हमने यहाँ पे आकर रेड किया। पुलिस टीम ने रेड किया तो कुछ बच्चियाँ और कुछ लड़के जो है, लड़कियाँ और कुछ लड़के आपत्तिजनक अवस्था में मिले, जिन पर हम पूछताछ करेंगे।
इधर ग्वालियर से खबर आपको बताएं, यहां पर आबकारी पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग कर दी गई। आबकारी टीम पर शराब माफिया की तरफ से यह हमला किया गया, ऐसा बताया गया। हजीरा के कांचवेल इलाके में यह फायरिंग हुई। आबकारी आरक्षक संजय भदौरिया को गोली लग गई है और घायल आरक्षक जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती करा दी गए। 3 बाइक से आए 8 बदमाशों पर हमले का आरोप है और इसमें हिस्ट्री शीटर शैलू तोमर, बाबा पाल और सोनू पाल आरोपी हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर के बिल्कुल नजदीक ये वारदात हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। छतरपुर में डॉक्टर पर शराब के नशे में धुत होने के आरोप हैं। डॉक्टर का एक व्यक्ति ने वीडियो भी बनाया। डॉक्टर पुनीत वर्मा ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को धमकाया है। जिला अस्पताल में पोस्टेड डॉक्टर ने नशे में धुत होने से इनकार किया और डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी गई।